तो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर दैट इज रिलेशंस। तो सबसे पहले रिलेशन क्या है? रिलेशन एक ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। और ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर मतलब कि हमने एक चीज़ का रिलेशन दूसरे के साथ लिख दिया। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा राम और श्याम दोनों भाई भाई हैं, तो राम कॉमा श्याम लिखा। तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर बता रहा है, दिस इज अ ऑर्डर्ड पेयर। और क्या रिलेशन है राम और श्याम में? कि राम इज़ ब्रदर ऑफ श्याम, है ना। तो हाउ इज़ रिलेशन डिफाइंड? लेट्स से इसको हमने कुछ बोला x और इसको बोला y, तो रिलेशन इज़ डिफाइंड फ्रॉम x टू y। और क्या रिलेशन है? x इज़ ब्रदर ऑफ y। तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे वो हम लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन लिखो, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर, so it is listing of two objects, listing of two objects in a specific order, in a specific order। जैसे a कॉमा बी, बी कॉमा सी, ये एक ऑर्डर पेयर है। ऐसे तीन लिस्ट कर दी तो वो ऑर्डर ट्रिपलेट होती है। सो दिस इज़ अ ऑर्डर्ड ट्रिपलेट ए बी सी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर ऐसे लिखा हुआ और कहीं पे बी कॉमा ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। इन दोनों को अलग अलग ऑर्डर पेयर माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ क्या याद रखनी है कि अगर दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर हैं उसके मतलब ईच एलिमेंट बराबर होंगे रिस्पेक्टिव एलिमेंट। जैसे इफ ए बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, देन ए इज इक्वल्स टू एक्स एंड बी इज इक्वल्स टू वाई, ठीक है। कॉमन सेंस की बात। जैसे एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर कि एक ऑर्डर्ड पेयर है 3x-1 एंड y+2। ये ऑर्डर्ड पेयर एक दूसरे ऑर्डर्ड पेयर 1,7 के बराबर है। सो देन फाइंड x एंड y। तो क्या करें इसमें? सिंपल, ऑर्डर्ड पेयर में रिस्पेक्टिव टर्म्स बराबर होती हैं। 3x-1 इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से कितना आ गया x की वैल्यू? 2/3। 1 इधर गया तो 1 + 1 2 और 3 डिवाइड में आ गया तो 2/3। सिमिलरली y+2 इज इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो ऐसे हम बता सकते हैं, ठीक है। अब ये x, y जब तुमने दिमाग में सोचा कि x, y कहाँ तुम्हें देखने मिलता है, तो जनरली तुम्हारे दिमाग में कार्टेशियन सिस्टम आता है ना, कि x एक रिलेशन, x को हम y से रिलेट कर रहे हैं तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो अगर हमारे पास प्लेन वगैरह नहीं है तो इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये आया कहाँ से? ये प्रोडक्ट है दो सेट्स का, दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट, उससे रिलेशन बन के आता है। सो इट इज अ सेट डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, ठीक है। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किया हमने दो सेट का। कौन से दो सेट? एक सेट है ए और एक सेट है बी। इन दो का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया। एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज, एंड इज डिफाइंड एज फॉलोज। कैसे डिफाइन होता है? कि जैसे ए सेट क्रॉस बी सेट हम लिख रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो दिस इज डिफाइंड एज ए कॉमा बी, ये रिलेशन आएगा एक, फेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए, this one belongs to set A, and B belongs to, this B belongs to set B,
ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। एक एग्जांपल आएगा सामने तो बिल्कुल समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल ए सेट दिया हुआ है 1 2 और बी सेट दिया हुआ है ए बी सी। अब हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देखो ए क्रॉस बी कर रहे हैं, इसका मतलब ए वाले का पहले आएगा, कॉमा लगा के बी वाले का बाद में आएगा। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, 1 के साथ ए आ सकता है, 1 के साथ बी आ सकता है, 1 के साथ सी आ सकता है। सिमिलरली 2 के साथ ए आ सकता है, 2 के साथ बी आ सकता है, 2 के साथ सी आ सकता है। तो ए क्रॉस बी में अपन क्या लिखें, 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 1 कॉमा सी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 2 कॉमा सी। ये बन गया अपने पास ए क्रॉस बी। अच्छा, इसके कॉन्ट्ररी अगर उल्टा कोई बोले बताओ बी क्रॉस ए बता दो, बी क्रॉस ए क्या होगा। तो बी क्रॉस ए मतलब कि पहले अब ए आएगा और फिर उसके करस्पॉन्डिंग 1 या 2 आएंगे। सो इट कैन बी रिटन एज A1 और ए के साथ एक 2 भी आ सकता है तो A2, फिर B1 B2, फिर C1 C2। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ऐसे अपन लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अगर कोई बोले बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या बराबर होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए के, तो हम कहेंगे बिल्कुल बराबर होंगे। गिन लो कितने इसमें, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6। इसको तो हम एज अ जनरल रिजल्ट भी याद रख लेंगे आगे चल के। ठीक है, अच्छा, और कोई बोले कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर होता है क्या, तो हम कहेंगे ना, अलग अलग हैं। देखो 1 कॉमा इज़ नॉट ए कॉमा 1, ये दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब अलग अलग है। तो इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ लिखो कार्टेशियन प्रोडक्ट की। पहली प्रॉपर्टी इज़ ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्रॉस ए। ये पहली प्रॉपर्टी, ये दूसरी प्रॉपर्टी। क्लियर। अच्छा, कोई बोले कि हमें एक सेट है कुछ भी रैंडम 1 कॉमा 2 और दूसरा सेट है 5, वॉइड सेट है ये। तो अब बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा यहाँ पे। अब 1 का इसके साथ कुछ है ही नहीं तो कुछ बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये 5 आएगा। बी क्रॉस ए भी 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो तीसरा पॉइंट लिखो कि अगर इन दो सेट में से कोई भी एक सेट 5 हो जाए, वॉइड हो जाए, तो ए क्रॉस बी भी वॉइड सेट होगा। सो इफ एट लीस्ट वन ऑफ ए और बी is a void set then a cross b is equals to 5। ठीक है, ये चीज़ हमें याद रखनी। अब आ जाते हैं हम, ये तो हमने क्या बता दिया, ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में। ये समझ गए कि ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनता है किसी भी सेट से। अब रिलेशन डिफाइन करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट। साथ में लिखते जा रहे हो ना सब, थोड़ा बहुत भी अगर छूटता जाए या कुछ भी डाउट आता जाए या ऐसा लगता जाए कि रुक गया कुछ, तो मुझे Yes, टोक sir. देना बीच में। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रिलेशन। रिलेशन को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये ए सेट से बी सेट में डिफाइन होता है और ये सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो इसकी डेफिनेशन लिखो, रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम अ नॉन empty set A to non empty set B is a subset of A क्रॉस B। मतलब रिलेशन A क्रॉस B का सबसेट होगा। कहने का मतलब रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस, मतलब A क्रॉस B में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने एलिमेंट्स में से बन के रिलेशन बनाएंगे हम। ठीक है, तो ऊपर वाली डेफिनेशन के मुताबिक अगर देखें तो ए कॉमा बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी।
ना, दिस इज नोटेशन। इस चीज़ को हम शब्दों में कैसे बोलेंगे? इस चीज़ को बोलेंगे A is related to B, और वो डेफिनेशन रिलेशन की दी हुई रहेगी। जैसे ऊपर हमने एक एग्जांपल देखा था जिसमें क्या डेफिनेशन थी कि A B का भाई है, तो अब वो भाई भाई वाला तो चक्कर रहेगा नहीं यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल डेफिनेशन रहेगी। ठीक है, अब गौर से देखो कि हमने रिलेशन के एक एलिमेंट लिखा रिलेशन का A कॉमा B, तो A के अंदर जो भी सारी चीज़ें आ सकती हैं वो कहलाती हैं डोमेन, और B के अंदर जो भी सारी चीज़ें आ सकती हैं वो कहलाती हैं रेंज। ठीक है, और पूरा का पूरा सेट B ये कहाँ से आया? ये हमें मिला है A से। ये B कहाँ से आया? ये हमें मिला है सेट B से। कौन जिम्मेवार सेट थे इनके लिए? सेट A जिम्मेदार था स्मॉल a के लिए, सेट B जिम्मेदार था स्मॉल b के लिए। तो इस सेट में जितनी भी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं कोडोमेन। सो सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। अभी एक एग्जांपल दूंगा तो समझ में आएगा, अभी बस जस्ट लिखते जाओ। तो डोमेन, रेंज और कोडोमेन ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं रिलेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें नोट करके लिखो। नोट में फर्स्ट पॉइंट, in above case set of all first elements of ordered pair in R is called domain of R। मतलब सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स का क्या मतलब है? ये वाले की बात कर रहे हैं, फर्स्ट का। ठीक है, वो क्या कहलाता है? डोमेन। सेकंड पॉइंट लिखो, सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स in ordered pair in R is called range of R। मतलब किसकी बात कर रहे हैं? सेकंड की, सेकंड एलिमेंट मतलब की ये। अच्छा, तीसरा नोट लिखो, सेट B इज कॉल्ड कोडोमेन। मतलब पूरा का पूरा सेट B जिससे रेंज बन के आती है वो कोडोमेन कहलाता है ना। तो अब दिमाग में तुम्हारे ये घूम रहा होगा कि यार रेंज और कोडोमेन में अंतर क्या है फिर? तो बिल्कुल सही बात है, अच्छा घूम रहा है दिमाग में। तो कोडोमेन एक्चुअली रेंज कोडोमेन से बनती है ना। ऐसा कह सकते हैं कि रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अभी एग्जांपल दूंगा तो तुम्हें समझ में आएगा कि कोडोमेन अलग कैसे है रेंज से। तो अभी तो बस ये लिखते जाओ, रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब एक एग्जांपल करेंगे तो हमारे सब क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लिखो, यहाँ पे लिखा है हमने A सेट है 1 2 3 और B सेट है A B C। ठीक है, और हमने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया A क्रॉस B। तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बन के आएगा? 1 कॉमा A 1 कॉमा B 1 फिर 1 कॉमा C फिर 2 कॉमा A 2 कॉमा B 2 कॉमा C और फिर 3A 3B 3C। तो ये तो हमने लिख दिया रिलेशन। ठीक है, अब ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिया। अब रिलेशन को डिफाइन करते हैं कि रिलेशन इनमें से कुछ आएगा। सो R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। सेट A से सेट B में डिफाइंड है। ठीक है, और R इज, ऐसे लिखते हैं इसको, इस चीज़ को कहने का मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में, R ऐसे सेमी कॉलन लगा के A से B।
इस चीज़ को हमें ऐसे पढ़ना है, आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, और आर की डेफिनेशन के मुताबिक कुछ ऐसे दिया हुआ है, ए क्रॉस बी में से लाई करेगा ये, तो 1 कॉमा ए ले लिया, 1 कॉमा बी ले लिया, 2 कॉमा ए ले लिया और 2 कॉमा बी ले लिया, ये 4 एलिमेंट्स ले लिए रिलेशन में। तो 1 कॉमा ए, 1 कॉमा बी, 2 कॉमा ए, 2 कॉमा बी। ठीक है, तो अब हमने ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था, दिस वाज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, उसमें से एक रिलेशन बना दिया कि ए 1 ए से रिलेटेड है, 1 बी से रिलेटेड है, 2 ए से रिलेटेड है और 2 बी से रिलेटेड है, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, ये रिलेशन में नहीं है ये सब, बाकी जो बच गए। ठीक है, ये रिलेशन के पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है पार्ट? क्योंकि वो रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे, ऐसा मान लिया हमने, है ना। पूरे एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि ए क्रॉस बी के सारे रिलेशन में है, उनमें से कुछ आ सकते हैं। तो अब इसको हमने सेट के फॉर्म में बनाया। ठीक है, तो सेट ए बनाया यहाँ पे। सेट ए में कौन कौन था? सेट ए में था 1 2 3, सो 1 2 3। सेट बी में कौन कौन था? सेट बी में था ए बी सी, ए बी सी, और रिलेशन आर डिफाइंड है ए से बी, तो इसको सिंबॉलिकली हमने ऐसे लिख दिया, आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए से बी। अब रिलेशन में गौर करके देखो, 1 ए से रिलेटेड है, यानी कि 1 की हमने ऐसे लाइन खींच दी ए के साथ, 1 का रिलेशन ए के साथ है। फिर 1 का रिलेशन बी के साथ भी है, तो ये भी खींच दिया। फिर 2 का रिलेशन ए के साथ है, तो ये लो। फिर 2 का बी के साथ है, ये लो, बस ख़त्म रिलेशन। 3 का कोई रिलेशन नहीं है किसी के साथ, है ना, सी किसी की इमेज नहीं है। ठीक है, तो अब बोलेंगे कि बताओ डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ रिलेशन क्या है। तो डोमेन में हमने गौर से देखा कि कौन कौन सी वैल्यू रिलेटेड हो रही है सेट ए में, तो वो 1 रिलेट हो रही है, 2 रिलेट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डोमेन ऑफ रिलेशन इज 1 कॉमा 2। तीसरा क्यों नहीं आया डोमेन में? क्योंकि ये तो किसी से रिलेट हो ही नहीं रहा है। ठीक है, फिर आई के रेंज क्या होगी? तो रेंज में अब मतलब कि कौन कौन सी चीज़ रिलेशन के बाद रिलेट हो रही हैं। तो ए रिलेट हो रहा है बी में, बी रिलेट हो रहा है, तो रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? रेंज ऑफ रिलेशन इज ए कॉमा बी। ठीक है, सी क्यों नहीं है रेंज में? क्योंकि सी तो आ ही नहीं रहा किसी रिलेशन में। अच्छा, फिर लिखना पड़ा कि कोडोमेन क्या होगा। तो कोडोमेन में तो पूरा सेट आएगा बी। ठीक है, दिस इज कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन इज ए बी सी। तो अब तुम्हें समझ में आया कोडोमेन और रेंज अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि जैसे 1 का एरो हमने मिलाया ए से, तो जस्ट इसको मैं यहाँ पे ऐसे हाईलाइट करके बना रहा हूँ। ठीक है, देखना गौर से, 1 का हमने बनाया एरो ए के साथ, इसका मतलब 1 इमेज है, सॉरी ए इमेज है, 1 की इमेज ए है। तो इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखेंगे कि 1 इज़ रिलेटेड टू ए, ऐसे लिख सकते हैं। या शब्दों में कैसे कहें, ए इज़ इमेज ऑफ 1, या 1 इज़ प्री इमेज ऑफ ए। ठीक है, और इस प्रोसेस को जो हमने ऐसे एरो बनाया है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हमने कि मैप किया, 1 इज़ मैप टू ए, दिस इज़ कॉल्ड मैपिंग। ठीक है, तो ये बना लो। सर ये कोडोमेन सर उतना क्लियर। कोडोमेन मतलब कि पूरा का पूरा सेट जो जिससे रेंज बन के आने वाली है, उसको अपन कोडोमेन बोलते हैं। सर सी तो इन्वॉल्व नहीं था उसमें बट। हाँ, सी इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन हमारे पास जब हमने बी सेट को डिफाइन किया तो हमारे पास सी भी था उसमें, तो इसलिए अगर मान लो सपोज यहाँ डी भी होता तब भी वो कोडोमेन में आता, है ना। तो क्योंकि सी इन्वॉल्व नहीं है तो रेंज में नहीं आया वो, लेकिन कोडोमेन में तो आया। कोडोमेन में सारे एलिमेंट्स आते हैं। और सर 3 तो कहीं भी नहीं आया। 3 कहीं भी नहीं आया। तो अब कोडोमेन
इस तरफ वाला ये वाला जो बी है यही जिम्मेदार है रेंज और कोडोमेन के लिए, और ये जिम्मेदार है डोमेन के लिए। डोमेन मतलब कि हम क्या क्या वैल्यू रख रहे हैं, प्री इमेजेस क्या क्या है। ठीक है, अब 3 कुछ भी नहीं है, तो अब इसको कुछ और नहीं बोलते, मतलब को रेंज नहीं बोलते इसे, इसके लिए कोई नाम नहीं है ना, तो 3 का कहीं भी जिक्र नहीं आएगा, ऐसे याद रख सकते हो। और फिर अगर रिलेशन बी से ए दिया होता हाँ तो फिर ए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ये बिल्कुल रेंज और कोडोमेन बिल्कुल के लिए। बिल्कुल। तो अगर चलो इसको भी अपन लिख लेते हैं कि अगर बी से ए रिलेटेड होता, तो बी से ए रिलेटेड होता, जस्ट अ सेकेंड में अगर बी से ए अपन रिलेट करते तो बी सेट में क्या लिखते, बी सेट में लिखते ए बी सी, और ए में लिखते 1 2 3, और कुछ ऐसा रिलेशन होता कुछ रैंडम कि ए से 1 रिलेटेड है, बी से 2 रिलेटेड है, और बी से 1 भी रिलेटेड है। ठीक है, तो अब डोमेन क्या होता है इसका, इस रिलेशन का, दिस रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम बी से ए, तो डोमेन ऑफ रिलेशन इज ए एंड बी, क्योंकि ए और बी ही इमेजेस हैं, प्री इमेजेस हैं। ठीक है, रेंज ऑफ ए, रेंज ऑफ ए क्या होता, रेंज ऑफ ए तो 1 और 2, 1 और 2, और कोडोमेन क्या होता, कोडोमेन होता पूरा का पूरा सेट ए, यानी कि 1 2 3, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे लिखो नोट, तो हमें कैसा नोमेनक्लेचर याद रखना है कि इफ रिलेशन आर रिलेट्स एलिमेंट स्मॉल ए विच बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है, एंड एलिमेंट बी विच बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है, देन वी कैन राइट इधर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए कॉमा बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो रिलेशन आर का हिस्सा है, या ऐसे भी लिख सकते हैं स्मॉल ए इज रिलेटेड टू स्मॉल बी जैसे ऊपर लिखा, या ऐसे भी लिख सकते हैं बी इज इमेज ऑफ ए अंडर आर। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है, या ऐसे भी लिख सकते हैं ए इज प्री इमेज ऑफ बी अंडर रिलेशन आर, अंडर रिलेशन आर। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा, कि जो रिलेशन है उसके एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे। ठीक है, रिलेशन को डिफाइन करने का नोमेनक्लेचर होता है रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी, ये जहाँ भी लिखा दिख गया हमें समझ लेना है कि रिलेशन डिफाइंड है ए से बी में। ठीक है, फिर डोमेन ऑफ आर देखा, रेंज, फिर वो नोट थोड़ा सा रह गया था सर। हाँ हाँ लिखो लिखो, हाँ तो देखो क्या रिवाइज कर रहे हैं अपन, कि जो रिलेशन है वो ए क्रॉस बी से अगर है ना, तो वो उसका सबसेट होगा। डोमेन समझ गए, कोडोमेन समझ गए, रेंज समझ गए, ठीक है, इमेज और प्री इमेज भी समझ गए। अब देखते हैं कि लेट्स से नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितने हैं, एम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बी में कितने हैं, के, रिलेशन कैसे डिफाइंड है ए से बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इस कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में कितने होंगे, एम इंटू के। क्यों, ये ऑब्वियसली समझ में आ रहा है, ये पॉइंट बिल्कुल आ रहा है। तो अब इसके कितने सबसेट पॉसिबल हो सकते हैं, हमने एक चीज़ बताई थी कि अगर किसी भी सेट के, लेट्स से सेट एक्स है, उसके कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेट्स से 5 है, तो हमें बताना है कि इसके सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट
ऑफ एक्स, तो वो होंगे 2 की पावर 5, है ना। तो अब इसके सबसेट कितने पॉसिबल होंगे इसके, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी इज 2 की पावर m इंटू के, और नंबर ऑफ सबसेट ही रिलेशन में आएंगे, तो इसका मतलब सो number of possible relations defined from a to b is equals to 2 की पावर m के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, एग्जाम्पल करेंगे तो एकदम समझ में आ जाएगा कि जैसे एक सेट दिया हुआ है 1, 2 और एक सेट बी दिया हुआ है 3, 4, 7, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, ए क्रॉस बी में आएंगे 1, इसमें 2 हैं और इसमें 3 है, तो 5, 2, 3 6 आएंगे, है ना। तो लिख देते हैं उनको फटाफट, 1, 3, 1, 4, 1, 7, फिर 2, 3, 2, 4, 2, 7, ठीक है। तो कितने हुए इसमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तब कितने रिलेशंस बन सकते हैं इससे, तो इसके ऑर्डर इसके कितने सबसेट हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसके सबसेट कितने हो सकते हैं 2 की पावर 6, तो कैसे लिख सकते हैं अपन, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम a to b इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू 64। मतलब कहने का कि एक रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसमें केवल एक को 3 से रिलेट करें, तो 1, 3 हो सकता है। एक रिलेशन ऐसा हो सकता है, इसको R1 बोलते हैं, एक रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसमें 1, 4 आ जाए और 1, 3 दोनों आ जाए, तो 1, 3, 1, 4 दो ऑब्जेक्ट्स को रिलेट कर दें। एक रिलेशन ऐसा हो सकता है सारे आ जाएं जिसमें, है ना, ऑल। एक रिलेशन हो सकता है इसमें 5 आए, तो ऐसे बनते बनते कितने बनेंगे, ऐसे बनते बनते 64 बनेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है, यस सर। है ना। तो ऐसे 64 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं यहाँ पे। तो इसको अगर सिम्बॉलिकली लिखें कि जैसे एक रिलेशन हमने ए से बी डिफाइन कर रहा है 1, 2 और यहाँ पे 3, 4, 7, तो एक रिलेशन है केवल 1 से 3, तो ये एक रिलेशन बन गया, दिस इज R1, है ना, ये R1 है। R2 बनाते हैं 1, 2, 3, 4, 7, R2 में क्या 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, तो 1 का 3 के साथ और 1 का 4 के साथ, ये बन गया अपना R2। अच्छा ये अलग है, ये अलग है ना। फिर अगला सारे रिलेट हो जाएं किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से, तो 1, 2, 3, 4, 7 इससे रिलेटेड, इससे ये, इससे ये, इससे ये, इससे सारे रिलेट हो गए, तो ये R3 बोला इसको, ठीक है। तो ऐसे ये सब यूनिक रिलेशंस हैं, ऐसे कितने बनेंगे टोटल 64 बना सकते हैं अपन, तो ये बात आ गई इसमें। तो नोट कर लो ये। तो रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो सेट चाहिए ए से बी, है ना। तो दो मेंशन होने चाहिए कि रिलेशन आर इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए से बी, लेकिन अगर कहीं ऐसे लिखा आ जाए कि रिलेशन आर इज़ डिफाइंड ऑन ए, एक ही सेट मेंशन है, इसका मतलब ए से ए की तरफ है वो, है ना। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखो, इफ इट इज़ गिवन लाइक दिस, कि रिलेशन आर इज़ डिफाइंड on set A, then it means that R is
सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। अगर ऐसा लिखा जाए कि आर डिफाइंड है ए पर, इसका मतलब ए क्रॉस ए, तो ऐसे लिखेंगे सिम्बॉलिकली, रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम ए से ए। ठीक है, वैसे तो दो सेट स्पेसिफिकली अगर दिए हैं कि ए से बी, तब तो कोई झंझट ही नहीं है, लेकिन एक पे लिख दिया तो फिर ए से ए ही कहेंगे उसको। नेक्स्ट नोट लिखो, कि रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is called first universal relation, ठीक है। इफ R इज इक्वल्स टू ए क्रॉस ए, कि ए क्रॉस ए के सारे एलिमेंट्स उसमें आ जाए रिलेशन, तो हम कहेंगे ये यूनिवर्सल रिलेशन है। सेकेंड, वॉइड रिलेशन इफ R इज इक्वल्स टू फाई, अगर फाई आ जाए, कोई भी एलिमेंट ना हो उसमें, तो हम उसको कहते हैं वॉइड रिलेशन। तीसरा, आइडेंटिटी रिलेशन इफ R में ए कॉमा ए आ जाए, ठीक है, मतलब जो उसकी इमेज है वही उसकी प्री इमेज आ जाए, तो उसको बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ए बिलोंग्स टू आर नहीं, सॉरी, ए बिलोंग्स टू ए, क्योंकि सेट ए से लिया है हमने रिलेशन बनाया, तो यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का मतलब क्या है आइडेंटिटी रिलेशन का, कि हमने एक सेट लिखा ए, उसमें लेट से 3 एलिमेंट है, अल्फ़ा बीटा गामा, और उसको रिलेट किससे किया है, उसको ए से ही रिलेट किया है, उसमें भी अल्फ़ा बीटा गामा ही होंगे क्योंकि दोनों सेम ही सेट है। तो ए की इमेज ए से मैच हो जाए, बीटा की इमेज बीटा से मैच हो जाए, और गामा की इमेज गामा से, मतलब कि अल्फ़ा की मैपिंग अल्फ़ा से, बीटा की मैपिंग बीटा से, और गामा की मैपिंग गामा से। तो इस रिलेशन में कितने एलिमेंट्स आएंगे, इस रिलेशन में 3 एलिमेंट्स आएंगे, जो कौन कौन से होंगे, लेट से इसको बोल देते हैं आर आई, आइडेंटिटी रिलेशन। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा, बीटा कॉमा बीटा, गामा कॉमा गामा। ठीक है, देखो इमेज और प्री इमेज बराबर है, इसलिए ये आइडेंटिटी रिलेशन है। ठीक है, ये बात समझ में आई। आइडेंटिटी वर्ड याद रखना है हमको, आइडेंटिटी मतलब जो चीज़ की वही इमेज है। फिर फोर्थ, इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। तो इफ ए से बी डिफाइंड रिलेशन इज डिनोटेड बाय आर मतलब कहने का, रुको फिर से लिखते हैं उसको अच्छे से, कि लेट से एक रिलेशन डिफाइंड है ए से बी, तो उसका इन्वर्स डिफाइन होगा, ऐसे इन्वर्स को हमने सिम्बॉलिकली आर की पावर -1 से रिप्रेजेंट कर दिया, इज डिफाइंड फ्रॉम बी से ए। तो कहने का क्या मतलब, कि अगर हमने ए से बी दिया हुआ है कुछ, और फिर उसका इन्वर्स बताना है, तो उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, जैसे ऊपर वाले सवाल में किया था कि हमने पलट के रख दिए थे दोनों सेट्स को, तो एक्चुअली में हमने इन्वर्स लिख दिया था उसका। तो सिम्बॉलिकली अगर लिखना है, सो आर इन्वर्स इज अल्फ़ा कॉमा बीटा, R inverse is equals to alpha comma beta such that beta comma alpha belongs to R। इनवर्स मतलब कि उसके एलिमेंट्स इंटरचेंज हो गए रिलेशन वाले। ठीक है, तो एक एग्जांपल करेंगे तो आएगा मज़ा, ये नोट कर लो पहले तो अच्छे से। सो क्वेश्चन 1,
let a is 1, 2, 3 and R is defined on A as, ऐसे रिलेशन का डेफिनेशन दी हुई है कि R is A, B such that A plus B is equals to 3. ठीक है, तो कहाँ से कहाँ डिफाइंड है R? 1 2 3 से लेके 1 2 3. ठीक है, तो हमने एक बनाया A से A, ये भी A, ये भी A, रिलेशन डिफाइंड है A से A, इसमें 1 2 3 और यहाँ पे 1 2 3. तो अब कैसे डिफाइंड है रिलेशन ऐसे डिफाइंड है कि A प्लस बी का सम 3 आना चाहिए. तो हम रिलेशन लिखते हैं ज़रा. तो 1 की मैपिंग किसके साथ कराएं? 1 के साथ कराएंगे तो फिर 1 + 1 2 हो जाएगा, तो नहीं करा सकते. 2 के साथ कराएंगे तो फिर चल जाएगी ये बात. क्यों? क्योंकि 1 + 2 = 3. ठीक है, 1 की मैपिंग 3 के साथ करा दी तो 4 हो जाएगा, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ भी नहीं होगी, 3 के साथ भी नहीं होगी. अब आ गए 2 पे. 2 की मैपिंग किसके साथ कराएं? 2 की मैपिंग करानी पड़ेगी 1 के साथ, तब 3 होगा सब. 2 के साथ करा दिया तो हो जाएगा 4, और 3 के साथ करा दिया तो हो जाएगा 5. 3 की मैपिंग 1 के साथ कराई तो 4 हो जाएगा, 3 की मैपिंग 2 के साथ कराई तो 5 हो जाएगा, 3 के साथ कराई तो 6 हो जाएगा. तो इसका मतलब इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. यानी कि रिलेशन में 2 एलिमेंट्स आएंगे. वो कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? 1, 2, 1, 2 एंड 2, 1. ठीक है, तो आर लिख दिया हमने. ऐसे आया समझ में? अब आर इन्वर्स लिखना है. आर इन्वर्स लिखना मतलब कि फ्लिप कर दो. जो एलिमेंट से 1, 2 है उसको फ्लिप कर दो, सो इट विल बी 2, 1, और इसको भी फ्लिप कर दो तो इट विल बी 1, 2. तो कोइंसिडेंटली बाय चांस यहाँ पे बराबर आ गए आर और आर इन्वर्स. सो इन दिस केस आर इज इक्वल्स टू आर इन्वर्स. ये केवल एक इत्तेफाक है. ठीक है, ऐसा रट मत लेना कि बराबर ही होंगे. नोट कर लो इसको अच्छे से. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 लिखो यहाँ पे. बोल रहा है यहाँ पे लेट आर इज डिफाइंड ऑन ए सेट दिया हुआ है 1, 2, 7 एज फॉलो. A, B belongs to the relation such that 2A plus B is equals to 5. ठीक है, so find R and R inverse. सेट R और R inverse बताना है हमें. तो क्या करें? तो इसको विजुलाइज कर लेते हैं सेट के फॉर्म में कि यह है अपना A, वो रिलेटेड है A से ही क्योंकि इट इज़ डिफाइंड ऑन ए, सो A से A. ठीक है, ऐसे लिख लिया सिम्बॉलिकली. ये 1, ये 2, ये 7, ये 1, ये 2, ये 7. और ए कहाँ से आएगा? ए आएगा पहले एलिमेंट इस सेट में से, तो ए यहाँ से आएगा. और बी कहाँ से आएगा? बी आएगा इसमें से, क्योंकि ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर है रिलेशन में. ठीक है, और क्या डेफिनेशन है कि 2A + B = 5. मतलब ऐसा सेट करना है हमें कि 2A + B 5 के बराबर आ जाए. तो देखना, अगर हम 1 को 1 से रिलेट करते हैं तो क्या ये डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी? नहीं होगी. 2 को 1 से रिलेट कर, मतलब आराम से देखो, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं है. 1, 1 लिया और इसको रख के देखा इसमें 2 × 1 + 2 × 1 + 1 कितना हो रहा है? ये 3 हो रहा है. तो 5 नहीं हो रहा, तो ये नहीं होगा. फिर 1, 2 रखा, तो यहाँ पे रखा 1 × 2 × 1 + 2, ये कितना हो रहा है? 2 + 2 4. 5 नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा. फिर 2, 1 रखा,
2 + 1, तो 4 + 1 5, तो ये हो रहा है सेटिस्फाई, तो 2 1 से रिलेट हो जाएगा, ये हो गया। फिर 2 का 2 से रिलेट किया, तो अब देखो ऐसा सेट है 1 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं होगा, 2 2 2 7 भी नहीं होगा, ये भी दिख रहा हमें। अब 7 रख के देखो, 7 रख दो यहाँ पे, 7 × 2 14 + 1, 14 प्लस कुछ भी रख दो वहाँ, तो 5 से तो बड़ा ही आएगा, तो केवल एक ही एलिमेंट है पूरे रिलेशन में, दैट इज एक 2, ही आ रहा है बस। हाँ। तो रिलेशन इज नथिंग बट एक ही 2, 1। तो आर इनवर्स क्या होगा यहाँ से, आर इनवर्सेस इसको फ्लिप कर देंगे 1, 2, तो यहाँ दिख रहा है ना, आर इज नॉट इक्वल्स टू आर इनवर्स, अलग अलग है ये दोनों। ठीक है, नोट कर लो इसको अच्छे से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, let R is defined on A, और A दिया हुआ है 1, 2, 7, ठीक है, as A is related to B such that A minus B का मॉड्यूलस is less than or equals to 1, ठीक है। सो फाइंड R and R इनवर्स, तो यहाँ पे A से B रिलेटेड है, ठीक है, A किस सेट का है, ये भी A सेट का है, B किस सेट का है, ये भी A सेट का है, तो यहाँ पे हमने बनाया 1, 2, 7, यहाँ पे बनाया 1, 2, 7, ये A ये B, इससे रिलेशन हमें बताना है। तो अब इसको देखो, ये रूल है यहाँ पे, क्या रूल दे रहा है ये, कि A माइनस बी इज़ लेस देन इक्वल्स टू 1। अब A माइनस बी के आगे मॉड लगा हुआ है, तो A माइनस बी का मॉड का क्या मतलब है, A माइनस बी का मॉड मतलब कि A और B के बीच की दूरी, चाहे B माइनस ए लिख लो चाहे A माइनस बी लिख लो, उसका जो डिफरेंस है A और B का, वो 1 से कम होना चाहिए, या तो 1 भी चल सकता है क्योंकि इक्वल टू भी है। इसका मतलब यानी कि A माइनस बी का मॉड इज़ या तो 0 और या तो 1, है ना। इसका मतलब डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज़ या तो 0 या तो 1, ठीक है। तो अब 1 और 1 के बीच का डिफरेंस 0 और 1 है क्या, हाँ 0 है, तो 1 से 1 रिलेट हो जाएगा। 1 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है, तो ये भी रिलेट हो जाएगा। 1 और 7 के बीच का डिफरेंस क्या, 6 है, तो ये रिलेट नहीं होगा। सिमिलरली 2 और 1 के बीच का क्या है, 2 और 1 के बीच का 1 है, तो ये रिलेट हो जाएगा। 2 और 2 के बीच का 0 है, तो ये भी रिलेट हो जाएगा। 2 और 7 के बीच का 5 है, तो ये रिलेट नहीं होगा। फिर 7 पे आए, 7 का 1 के साथ होगा क्या, नहीं। 7 का 2 के साथ नहीं, 7 का 7 के साथ हाँ, क्योंकि 7 और 7 के बीच का डिफरेंस 0 है। तो इसका मतलब रिलेशन में कौन कौन आएगा, रिलेशन में आएंगे 1, 1, 1, 2 एंड 2, 1, 2, 2 एंड फाइनली 7, 7। तो ये हमारे पास आर आ गया। आर इनवर्स के लिए क्या करो, जितने भी एलिमेंट सबको फ्लिप कर दो, रिलेटेड एलिमेंट्स को। तो A 1, 1 है, तो इसको फ्लिप करेंगे तो 1, 1 ही रहेगा। इसको फ्लिप करेंगे 1, 2, तो ये 2, 1 हो जाएगा। इसको फ्लिप करेंगे तो ये 1, 2 हो जाएगा। इसको फ्लिप करेंगे 2, 2, तो ये 2, 2 ही रहेगा। इसको फ्लिप करेंगे तो ये 7, 7 ही रहेगा। तो अब गौर से देखो, इसको फ्लिप किया तो ये बन गया, इसको फ्लिप किया तो ये बन गया। तो ये जितने एलिमेंट्स हैं वही ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो इस केस में भी कोइंसिडेंटली रिलेशन उसके इन्वर्स के बराबर आ गया, ठीक है। नोट कर लो इसको।
फिर आ जाते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो देखो, अगर जैसे हमने कोई रिलेशन डिफाइन किया और जिस रिलेशन में अगर ऐसे एलिमेंट्स आ गए 3,3, 4,4, 5,5 या कुछ रैंडम a, है ना, सेम ही रिलेट हो गया सेम से, और भी आ सकते हैं ना, इसके अलावा भी आ जाए 1,7, लेकिन ये सारे आ गए जिसमें सेम से सेम रिलेट हो रहे हैं, तो उस रिलेशन को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ आ जाए, अभी ये लिखो मत, ये सब अपन डिटेल में मैं तुम्हें लिखवाऊंगा सारे टाइप के रिलेशन। अगर 3,4 आया है और इसका मतलब हो जाए कि 4,3 भी आ गया, मतलब फ्लिप हो गया ये कि 3,4 इम्प्लाइज, दिस इम्प्लाइज कि 4,3 भी रिलेशन में, दिस बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज 4,3 बिलोंग्स टू आर, तो उसको बोलते हैं अपन सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और आखिरी जैसे 3,4 है आर में और 4,5 है आर में, तो ये इम्प्लाई कर दे कि 3,5 भी आर में होंगे क्योंकि 4 कॉमन है, कनेक्टिंग एलिमेंट, तो दिस इम्प्लाइज 3,5 बिलोंग्स टू आर। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं अपन ट्रांजिटिव, ट्रांसफर से रिलेटेड, ट्रांसफर हो गए, ट्रांजिटिव, ठीक है। तो कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, ठीक है, तीनों है वो एट ए टाइम, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको बोलते हैं अपन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ हमको अभी क्या एकदम नाम मैंने तुम्हारे सामने उड़ेल के रख दी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ताकि पढ़ें तो हमें क्लियर पिक्चर है कि ओवरऑल कितनी चीज़ पढ़ने वाली है अपन। तो इसको अपन को डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम लिखना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज ट्रांजिटिव, फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव, तो फर्स्ट इज रिफ्लेक्सिव। तो इसमें लिखो इफ a, बिलोंग्स टू द रिलेशन फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट a, जिस पे भी रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है, तो वो कहलाता है रिफ्लेक्सिव। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन कि एक सेट है 1, 2, 3, उससे हमने कुछ रिलेशंस डिफाइन किए, ठीक है। R1 डिफाइन किया 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3। दूसरा डिफाइन किया R2 1, 1, 2, 2। तीसरा डिफाइन किया R3 1, 1, 2, 2, 3, 3 आ गया और आ गया इसमें 1, 2, ठीक है। तो अभी हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर ए से रिलेटेड हो तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम देखते हैं ये आइडेंटिटी कौन सा इनमें से और रिफ्लेक्सिव कौन सा है। तो देखेंगे आइडेंटिटी है क्या और रिफ्लेक्सिव है क्या। तो इसको देखो गौर से, इसमें 1, 1 है, 2, 2 है और 3, 3 है। यही तीन पॉसिबिलिटी जब एक दूसरे से रिलेट होने वाले एलिमेंट लिख जाए, तीनों लिख दिएगा इसमें, तो ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है।
ये 1,1, ये 2,2, अब 3,3 तो छूट गया। इसका मतलब ना तो ये आइडेंटिटी है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि 3,3 नहीं आया इसमें। इसका बेचारे का क्या कसूर था, है ना? उसको क्यों नहीं लिया? ठीक है। तीसरा 1,1, 2,2, 3, इसमें तीनों आ गए, लेकिन एक एडिशनल 1,2 भी आ गया। तो अब आइडेंटिटी नहीं बचा। आइडेंटिटी की डेफिनेशन के लिए सबके सब ऐसे सेम होने चाहिए, सेम सेम पेयरिंग में, तो ये आइडेंटिटी नहीं बचा। लेकिन रिफ्लेक्सिव के लिए बस ये कंडीशन है कि सारे ए वाले आ जाएं, उसके अलावा जो आना है आए, नहीं आना नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है ही। ये बात समझ में आ रही है? आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में डिफरेंस है कि अगर रिफ्लेक्सिव में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी चल जाएगा सेम पेयरिंग के अलावा, लेकिन आइडेंटिटी में नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसको लिखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले तो। लेट, एक सेकंड सर, इसको लिख ले। हाँ इसको लिख लो। तो लेट L is a set of all lines in a plane, and relation R is defined, and relation R is defined on L as L1 is related to L2 such that L1 is parallel to L1 is parallel to L2, ऐसे रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें बताना है कि find if relation is identity relation or not and reflexive or not। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ज़रा अच्छे से इसको कि इसमें क्या क्या आ सकता है। जैसे लेट से बहुत सारी लाइन है, इनफाइनाइट सारी लाइन्स हैं, तो तुम्हें रिलेट कौन सी हो रही हैं? केवल वो वाली जो एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, तो हमने सेट ऑफ पैरेलल लाइंस खींच ली इसमें, L1, L2, L3, L4, L5। ठीक है, तो क्या L1, L1 रिलेशन का पार्ट होगा? तो हम कहेंगे हाँ होगा, क्योंकि एक लाइन स्वयं से तो पैरेलल है ही, है ना? सिंस एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इसका मतलब L1 तो रिलेशन में आएंगे, L2 कोई भी कहीं भी कुछ भी लिख दो, कहीं की भी लाइन आएगी अगर वो एक दूसरे से पैरेलल है तो उसमें आएगी। उसके अलावा और भी सेट ऑफ लाइंस आएंगे, ये चल जाएगा। मतलब एक ऐसी मान लो सपोज L6 है, तो L6 और एक है ऐसी कुछ L7 जो एक दूसरे से पैरेलल है इन सब से हट के, तो L6, L7 भी हिस्सा है रिलेशन का। ठीक है, तो हमेशा आइडेंटिटी नहीं, ऐसा नहीं कि L6 ही रहेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव तो है, दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी। क्यों आइडेंटिटी नहीं है? क्योंकि कोई दो अलग अलग लाइन जो एक दूसरे से पैरेलल है वो भी इसका हिस्सा बन सकती हैं। आइडेंटिटी तो तब होता जब ये हमेशा ही L6 होता, L7 होता, लेकिन तो L6 भी आ गया, तो रिफ्लेक्सिव तो है क्योंकि L1 L2 ये सब है इसमें, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम पेयरिंग के अलावा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ जाएंगे इसमें। तो दिस इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट आइडेंटिटी। ये आया समझ में? फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे दिया हुआ है रिलेशन आर
is defined on set of integers पे डिफाइन किया गया है, such that a is related to b and the rule is a minus b is divisible by 5. ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए देखना पड़ेगा क्या a कॉमा a हिस्सा है इस रिलेशन का। तो हमने चलो ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है चेक इफ r is reflexive or not. तो इसको चेक करने के लिए हमने कहा कि अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो a रिलेटेड टू a की वैल्यू क्या आएगी? a माइनस a दैट इज़ 0। तो क्या 0 डिविजिबल बाय 5 है? तो हम कहेंगे यस इट इज़ डिविजिबल बाय 5। 0 इज़ एक्चुअली डिविजिबल बाय एनीथिंग एक्सेप्ट 0। ठीक है, सिंस 0 इज़ डिविजिबल बाय every number other than 0 of course। ठीक है, a कॉमा a आ रहा है इसमें, याद रखिए रिफ्लेक्सिव है, लेकिन हमेशा ही सेम एलिमेंट आएंगे क्या ना? 10 कॉमा 5 भी आ जाएगा इसमें, तो ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिमेट्रिक रिलेशन, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकेंड पॉइंट पे आ जाते हैं। सेकेंड इज सिमेट्रिक रिलेशन। सो राइट डाउन सिमेट्रिक रिलेशन। सो रिलेशन R is called symmetric, if a comma b belongs to R implies b comma a belongs to R। अगर ये कंडीशन हमने वेरीफाई कर ली कि a comma b अगर रिलेशन R में सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब उसका इन्वर्स भी उसमें लाई करेगा, तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये रिलेशन सिमेट्रिक है। तो मतलब कैसे लिखें? a रिलेटेड टू b implies b is related to a। दूसरे शब्दों में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन लिखते हैं, L is set of straight lines in a plane and L1 is related to L2 as L1 is parallel to L2। L1 और L2 में क्या रिलेशन है कि L1 L2 से पैरेलल है, एंड R is a relation defined on set L। ठीक है, तो बताना है फाइंड R is symmetric or not। ठीक है, वही सेम सिचुएशन है। रिफ्लेक्सिव तो था, सिमेट्रिक होगा कि नहीं देखते हैं। तो हमने कहा कि चलो सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है कि अगर L1 L2 रिलेशन में लाई कर रहा है, या इसको सिम्बॉलिकली ऐसे लिख लेते हैं, इफ L1 इज रिलेटेड टू L2 दिस इम्प्लाइज L2 इज रिलेटेड टू L1। अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है। तो अगर L1 रिलेटेड टू L2 मतलब कि L1 इज पैरेलल टू L2। सो L1 बनाई और L2 बनाई, ये एक दूसरे से पैरेलल है। L1 इज पैरेलल टू L2, तो क्या इसका ये मतलब है L2 L1 से पैरेलल होगा? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। तो ये
यस दिस सेटिस्फाइज, तो हम कहेंगे यस दिस इज सिमेट्रिक। यही बात समझ में, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस डेफिनेशन याद रखनी है। फिर आ गए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच सेज इफ L is a set of all straight lines in a plane and relation R is defined on L as L1 related to L2 such that L1 is perpendicular to L2। ठीक है, क्या डेफिनेशन है रिलेशन की कि एक लाइन दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो बताना है चेक इफ रिलेशन इज सिमेट्रिक और नॉट। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन चेक करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, सिमेट्रिक की डेफिनेशन ऐसी होती है कि अगर L1 L2 रिलेशन का हिस्सा है, सो दिस इम्प्लाइज L2 L1 भी रिलेशन का हिस्सा होगा। तो फिर ठीक है, L1 और L2 रिलेशन का हिस्सा, यानी कि L1 परपेंडिकुलर है L2 से, तो ये बना लिया। तो इसका क्या ये मतलब है कि L2 भी L1 से परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। L1 L2 से रिलेटेड है तो L2 भी L1 से रिलेटेड है, तो हम कहेंगे यस दिस इज सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव है क्या? रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता था? रिफ्लेक्सिव बोलता था L1 और L1 दोनों ही रिलेट हो जाए, तो L1 क्या स्वयं से परपेंडिकुलर है? तो कहा नहीं, तो L1 L1 हिस्सा नहीं है इस रिलेशन का, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है, दिस इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देना, क्योंकि इन क्वेश्चंस पे वापस लौट के आएंगे अपन, इन्हीं क्वेश्चंस पे देखेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते चलना। फिर अगले सवाल पे आ गए, नोट कर लिया ये सवाल? समझते जा रहे हो या सब ऊपर जा रहा बाउंसर? कुछ फीडबैक तो दो। नवींद्र, पूरा अक्षत, सब आ रहा है, मतलब पूरा नहीं आ रहा, जितना समझ सकता हूँ उतना देख रहा हूँ। ठीक है, फिर रिवाइज करना एक बार अच्छे से, तो पूरा समझ में आए। बहुत सिंपल चीज़ है ये। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिमाग लगाओ along with me. So let H is set of all humans, ठीक है, on earth and relation R is defined on H as alpha is related to beta such that alpha is brother of beta। ठीक है, अल्फ़ा बीटा ऐसे रिलेटेड है कि अल्फ़ा इज़ अ ब्रदर ऑफ बीटा, तो हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या। तो शुरू हो गए सबसे पहले, तो क्या बोल रहा है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमंस है, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं क्या स्वयं कोई अपना खुद का भाई होगा, तो कहा नहीं ना, कोई खुद का भाई नहीं होता, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करना है, अल्फ़ा बीटा का भाई है, तो क्या इसका ये मतलब है बीटा अल्फ़ा का भाई होगा? तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, क्योंकि सिस्टर भी हो सकता है, जैसे अल्फ़ा बीटा का भाई है, समझ, तो बीटा सिस्टर हो सकती है। तो ऐसा कह देना कि बीटा इज़ अल्फ़ा का भाई, तो ये तो सिस्टर है, ये तो भाई नहीं सिस्टर है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है ना। तो दिस डज नॉट होल्ड बिकॉज बीटा कैन बी सिस्टर ऑल्सो।
तो सिमेट्रिक भी नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है। ठीक है, फिर आ जाते हैं अपन तीसरे पे, जो कहलाता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में लिखो relation are defined on set A is called transitive if alpha is related to beta and beta is related to gamma, implies alpha is related to gamma। अल्फ़ा बीटा से रिलेटेड है और बीटा गामा से रिलेटेड है, तो इसका मतलब होगा अल्फ़ा गामा से रिलेटेड हो जाए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम कहते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव है। तो अल्फ़ा बीटा अगर रिलेशन में है और बीटा गामा भी रिलेशन में है, तो इसका मतलब अगर अल्फ़ा गामा रिलेशन में हो जाए तो हम कहेंगे यस ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो फाइंड ट्रांजिटिव और नॉट। तो पहला एग्जांपल, रिलेशन R is defined on set of integers such that A is related to B on definition A minus B is divisible by 5। वही सेम एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे ये ट्रांजिटिव है कि नहीं। ठीक है, तो A कॉमा A इसमें लाई कर रहा था, हाँ कर रहा था, तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव तो था, पहले ही देख लिया था हमने। सिमेट्रिक है क्या? सिमेट्रिक यानी कि मान लो सपोज A कॉमा B इसमें लाई कर रहा है रिलेशन में, तो उसका मतलब B कॉमा A लाई करेगा रिलेशन में। तो देखते हैं, A कॉमा B अगर लाई कर रहा है रिलेशन में तो A माइनस B डिविजिबल बाय 5 आएगा, लेट्स से 10 है, और इधर B माइनस A रिलेशन में लाई कर रहे हैं यानी कि B माइनस A क्या आएगा, -10। A भी डिविजिबल बाय 5 है, -10 भी डिविजिबल बाय 5 है, इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब ट्रांजिटिव के बारे में देखते हैं कि A माइनस B इज डिविजिबल बाय 5। तो इसको ऐसे लिख देते हैं कि A माइनस B इज सम 5 इंटू K1। ठीक है, और फिर B माइनस C इज डिविजिबल बाय 5, तो यहाँ पे लिख देते हैं B माइनस C इज इक्वल्स टू 5 इंटू K2 सम रैंडम कॉन्स्टेंट्स। डिविजिबल का क्या मतलब है कि फैक्टर में उसके 5 आएगा और दूसरे कुछ फैक्टर्स होंगे उसके। अब इन दोनों को हमको क्या A माइनस, अब तीसरी चीज़ क्या देखनी है इनके बिहाफ पे हमें, कि A माइनस C इज़ डिविजिबल बाय 5 और नॉट। ठीक है, तो ये दोनों मिलके इस चीज़ को अप्लाई करने चाहिए, इम्प्लाई करने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, A माइनस C जनरेट करना है कैसे तो भी, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, तो A इधर से आ जाएगा, माइनस C इधर से जाएगा, माइनस B और B कैंसिल हो जाएगा, तो ऐड किया तो यह हमारे पास A माइनस C इज इक्वल्स टू, इधर से 5 कॉमन हो जाएगा और K1 प्लस K2, K1 प्लस K2 कुछ नया कांस्टेंट है K3, तो इसका मतलब हाँ इस फॉर्म में आ गया ये, मतलब कि A माइनस C इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, तो ये हो गया सही। इसका मतलब ये दोनों सिचुएशंस हमें बता रही हैं कि तीसरी सिचुएशंस भी सही होगी, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, तो बस हो गया ये सवाल। नोट कर लो इसको।
ये तो होगा पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं आप। वही सिचुएशन कि L इज अ सेट ऑफ लाइंस in a plane and L1 is related to L2 such that L1 is parallel to L2, ठीक है, and R is a relation defined on L, ठीक है। तो हमें बताना है कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो ये वाले एग्जाम्पल में क्या L1 कॉमा L1 आ रहा है अंदर इसके, हाँ, एक लाइन स्वयं से पैरेलल होती है, तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो था। सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक मतलब कि एक लाइन L1 L2 एक दूसरे से पैरेलल है, तो क्या इसका मतलब होगा L2 इज़ पैरेलल टू L1, तो क्या सिमेट्रिक है। ये तो पहले ही देख चुके हैं अपन, अब ट्रांजिटिव देखना है। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या हमने बोला कि एक लाइन L1 L2 रिलेशन में लाई कर रही है, इसका मतलब L1 इज़ पैरेलल टू L2, और एक दूसरा सेट ऑफ रिलेशन, मतलब दूसरा सेट है, दूसरा ऑर्डर पेयर है L2 L3, यानी कि L2 इज़ पैरेलल टू L3, L3 L2 से पैरेलल है। तो क्या L1 L3 पैरेलल होंगी? हम कहेंगे हाँ, ये रिलेशन में था, ये रिलेशन में था, तो L1 L3 भी रिलेशन में होंगे। यस, दिस इज ट्रांजिटिव एज वेल। आई बात समझ में? फटाफट लिखते जाओ। यस सर। फिर एक और एग्जांपल कि इफ L is a set of all straight lines in a plane and relation R is defined on L as L1 is related to L2 such that L1 is perpendicular to L2, ठीक है, ये रिलेशन डिफाइंड है। तो अब बताना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो वही चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव मतलब L1 L1 क्या इसका हिस्सा है? क्या लाइन स्वयं से परपेंडिकुलर होती है? नहीं, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, ठीक है। सिमेट्रिक की बात देखते हैं कि L1 L2 इम्प्लाइज L2 L1, तो क्या है, एक लाइन है L1 वो परपेंडिकुलर है दूसरी किसी लाइन L2 से, तो ये इससे परपेंडिकुलर है, तो क्या उल्टा भी होगा? तो हम कहेंगे हाँ, L2 L1 से भी परपेंडिकुलर होगी, तो सिमेट्रिक है। अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि L1 इज़ रिलेटेड टू L2, यानी कि एक लाइन L1 है वो परपेंडिकुलर है L2 से, ठीक है भाई, और वो दूसरी लाइन किसी तीसरी लाइन से भी परपेंडिकुलर है। L3 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? L2 से परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, तो ये बन गई L3। तो क्या इसका ये मतलब है कि L1 परपेंडिकुलर है L3 से? हम कहेंगे नहीं, L1 तो L3 से पैरेलल आ गई, तो होगा गलत, रॉन्ग, दिस इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। फिर अगले सवाल पे आ जाते हैं, फोर्थ। लेट H is a set of all humans on earth and relation R is defined
is defined on H as alpha related to beta such that alpha is a brother of beta. ठीक है, तो देखते हैं सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव है कि नहीं. तो अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा इसमें स्वयं का तो कोई भाई नहीं होता, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव. अल्फ़ा बीटा का भाई है, अल्फ़ा बीटा का भाई है, तो क्या इसका ये मतलब है बीटा अल्फ़ा का भाई होगा? नहीं, ये देखा था हमने, क्योंकि बीटा बहन भी हो सकती है, तो बीटा कैन बी सिस्टर ऑल्सो. ठीक है, तो ये भी गलत, सिमेट्रिक भी नहीं है. अब आ जाते हैं ट्रांजिटिव पे. तो यहाँ पे थोड़ा गौर से देखो कि अल्फ़ा रिलेटेड है बीटा से एंड बीटा रिलेटेड है अल्फ़ा से, तो क्या इसका मतलब होगा अल्फ़ा रिलेटेड होगा गामा से. तो अब इस कथन का क्या मतलब है कि अल्फ़ा इज़ ब्रदर ऑफ बीटा, और यहाँ पे बीटा इज़ ब्रदर ऑफ गामा. ठीक है, तो सबसे पहली बात तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई होंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे अपन. तो सेटिस्फाई होने के लिए यहाँ पे सिस्टर तो आ नहीं सकती, क्योंकि अगर यहाँ सिस्टर आ गई तो यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी कि सिस्टर ब्रदर नहीं हो सकती. तो सिस्टर वाला तो केस ही पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे सिस्टर आ सकती है, तो सिस्टर यहाँ पे आ रही है, तो उस वजह से तो ये सेटिस्फाई हो रहा है ना. गामा कैन बी सिस्टर ऑल्सो, लेकिन तब भी ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर हम गामा की जगह अल्फ़ा रखें कि अल्फ़ा रिलेटेड टू बीटा एंड बीटा रिलेटेड टू अल्फ़ा, है ना, एक पर्टिकुलर केस रख दें जिसमें गामा अल्फ़ा के बराबर है, तो क्या अल्फ़ा रिलेटेड टू अल्फ़ा हो जाएगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वयं का भाई नहीं, कोई स्वयं का भाई नहीं होता, है ना. ये केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा. सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ये तो सेटिस्फाई हो रहा था. सो दिस बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, दिस इज़ द एग्जैक्ट रीज़न, बिकॉज ऑफ दिस रीज़न relation is not transitive. not transitive हम लिखेंगे कि this is not transitive. अच्छे से नोट कर लो इसको. ठीक है, फिर फाइनल हम आ जाते हैं फाइनल पॉइंट पे. नेक्स्ट लिखो इक्विवेलेंस रिलेशन. अगर कोई रिलेशन साइमल्टेनियसली सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो जाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. सो इफ एनी रिलेशन is symmetric, reflexive and transitive all simultaneously, then it is called equivalence relation. ठीक है, कहने का मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक प्लस रिफ्लेक्सिव प्लस ट्रांजिटिव, ऑल थ्री एट ए टाइम, साइमल्टेनियसली तीनों हो जाए तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है. ठीक है, तो जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल्स पे ही चलते हैं, तो जो जगह छोड़ी थी उसमें देखते हैं. तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं, एक भी नहीं हो अगर, तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा.
तो ये इक्विवेलेंस था क्या, ये रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव, तीनों ही नहीं था, तो इक्विवेलेंस हो गई नहीं, दिस वाज नॉट इक्विवेलेंट रिलेशन। जैसे मार्क कर लो यहाँ पे भी तीनों नहीं था, ना रिफ्लेक्सिव था, यहाँ पे सिमेट्रिक था, है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं था, सिमेट्रिक नहीं था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव नहीं था, तो ये रिलेशन भी इक्विवेलेंट रिलेशन नहीं होगा। ये वाला रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन हो जाएगा। ये वाला ट्रांजिटिव था, सिमेट्रिक था और रिफ्लेक्सिव भी था, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब ये अपना रिलेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इससे रिलेटेड अब मैं होमवर्क तुम्हें बताता हूँ। होमवर्क पीछा छूटते अगर चल रहा है तो ये बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगी, आगे चल के एक्यूमुलेट हो जाएगा और फिर तुम रेलगाड़ी से छूट जाओगे। मैं आगे बिल्कुल स्लो नहीं हो पाऊँगा क्योंकि 2 साल का सिलेबस अपन को कंप्लीट करना है। आधा अधूरा पढ़ा के मैं तुम्हें जी का जंजाल नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे तुम्हें पूरा पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर तुम्हारा होमवर्क एक भी दिन नहीं हो पा रहा है तो तुम्हें कष्ट में आने की ज़रूरत है ना। तो ये बात याद रखना कि अगर होमवर्क नहीं हो पा रहा है तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कष्ट में आना, नहीं तो फिर तुम ज़िंदगी भर कष्ट में रहते रह जाओगे। तो करो मेहनत थोड़ी सी और लगाओ अपना ज़ोर, होमवर्क कंप्लीट करो तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे। ठीक है, एनसीईआरटी की रिलेशन की पूरी एक्सरसाइज करनी है। सेकंड चैप्टर कंप्लीट करना नहीं मतलब नहीं, ये। सेकंड नहीं, सेकंड में फंक्शंस भी है, तो फंक्शंस को छोड़ते हुए रिलेशन आधा पार्ट है उसका, तो केवल रिलेशन वाला करना, और एनसीईआरटी ओके सर। एग्जाम्पलर भी। ठीक है, ये तुम्हारी होमवर्क है। चलो बाय बाय। बाय सर।